आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मनिर्भरता, नॉलेज डिप्लोमेसी की बात करेंगे। भारत ज्ञान का देश है, नो डाउट, लेकिन दोस्तों वक्त के साथ साथ हमारी नॉलेज नॉलेज नहीं गिरी है, क्वालिटी गिरी है। इस लेक्चर में बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है इस ओपिनियन पीस में, एडिटोरियल में। ये संजय बारू ने लिखा है, जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मैंने रिव्यू किया था। तो हम बात करेंगे स्पेस एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो एक्सेप्शन है। भारत का इसरो, भारत की शान। फार्मास्यूटिकल में आप देख ही रहे हैं कि कमाल का काम हो रहा है। जहां पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, जहां वैक्सीन मिल रही है वो महंगी है, लेकिन हमने कमाल का काम कर दिया, शानदार काम कर दिया है। और अब तो भारत बायोटेक की बहुत बड़ी इफेक्टिवनेस है। तो एक पूरा एनालिसिस दिया है कि क्या सारे सेक्टर में ऐसा है। शानदार एनालिसिस, बहुत ज्यादा आपको काम आएगा एग्जाम में, इंटरव्यू में, हर जगह। टेस्ट सीरीज अवेल करो, इंस्टा फॉलो करो। हम अब दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ब्राजील की बात करें तो अमेजोनिया सैटेलाइट हमने लॉन्च की। कोविड-19 वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैत्री वैक्सीन मैत्री का हिस्सा है। इसको नॉलेज डिप्लोमेसी कहते हैं कि आपने अपनी नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि नॉलेज के दम पे आपसे लोग दोस्ती करेंगे, देश दोस्ती कर रहे हैं। याद है ना स्कूल में जो फर्स्ट आता था, टॉपर, स्कूल कॉलेज में जो टॉपर था, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। ओह माय गॉड, इसके साथ तो हमको रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एग्जाम में कभी दिखाता नहीं था। अगर आप उससे बोलो कि भाई यार वो सवाल का जवाब पता है, ऐसा लगता था कि उसको सुनाई नहीं दिया है, मतलब एकांत में बैठा। बट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज डिप्लोमेसी कहती है कि आपकी नॉलेज इतनी बड़ी हर सेक्टर में कि हर देश आपसे मदद मांगे। अब जैसे भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान को भारत ने दवाइयां दी, डिस्पाइट के पाकिस्तान और हमारे रिलेशंस अभी अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत की नॉलेज इतनी ज्यादा है, फार्मास्यूटिकल में इतना बेहतरीन काम किया है, पाकिस्तान ने मदद मांगी और हमने मदद दी भी। तो ये है नॉलेज डिप्लोमेसी। तो अब बात करते हैं हम इतिहास की। देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और स्पेस सेक्टर शानदार है, लेकिन क्या सबके साथ ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इसका क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी को। इस एडिटोरियल में संजय बारू बोलते हैं कि इसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है, जिन्होंने इसरो बनाया 1972 में। इसरो की पूरी जर्नी मैंने कवर की है दोस्तों। पूरी, पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर था, उसके बाद कैसे वो इसरो बना, APJ अब्दुल कलाम का उदय, सब मैंने कवर किया है। 1 घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा। फिर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया, 1970 में आया, और डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इसने ग्रोथ भी दी कि भाई हमने दवाई बनाई, पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाना बहुत जरूरी होता है ना, ताकि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। तो ये इसने क्या किया कि हमारा स्पेस सेक्टर 1972 से बढ़ा, और उसके बाद हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर 1970, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है भाई, दोनों साथ साथ चल रहा है, स्पेस भी और फार्मा भी। लेकिन क्या सारी सरकारों ने कंट्रीब्यूट किया है दोनों इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं इसरो की या वैक्सीन की भी, तो आप ये देख रहे हो कि हमारे वैक्सीन सिर्फ 250 रुपए की है। जब मॉडर्ना 8,000 8,500 रुपए की है, हमारी वैक्सीन 250 रुपए की है। इसरो बहुत कम दामों में आपकी सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। तो ये दिखाता है कि हमारे पास नॉलेज इतनी ज्यादा है और हम वैल्यू बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन कम दामों पे। इसीलिए पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ, अगर स्पेस और फार्मा की बात करें, भारत की तरफ रुख कर रही है। अब क्रेडिट किसको जाता है? सरकारों को जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंजीनियर्स को जाता है, साइंटिस्ट को जाता है, और जो हमारे पास टैलेंट है, जिन्होंने कमाल का शानदार काम किया है, भारत में रह के भी उन्होंने शानदार काम किया है, उनको जाता है। हम हाई क्वालिटी इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत कम रेट में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। एक आपको चीज बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब भी अमेरिका में सर्वे होता है, तो अमेरिका में जो सर्वे होता है उसमें जो टॉप पे रहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिका अपने आप को व्हाइट को सुप्रीम दिखाने के लिए ये सब सर्वे करता रहता है, तो जो टॉप पे रहते हैं वो इंडियंस ही रहते हैं, ठीक है, साउथ एशियंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टैलेंट है, देखिए, दो खबरें आप पैरेलली चलाइए। हमारा जो टैलेंट है वो इस समय बाहर जा रहा है, हमारे जो क्रीम लेयर, जो IIT कैट से निकलते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा वहां पे पैसा मिलता है। तो हमारा टैलेंट बेसिकली दूसरे देशों को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो हम हाई क्वालिटी ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स प्रोड्यूस्ड करते हैं, और
हमारे एक राष्ट्रवाद की भी भावना रही है। भले ही ये लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि बहुत लोग भारत रुक भी जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग, तभी कमाल के साइंटिस्ट इसरो में काम कर रहे हैं, सेरम इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। तो बहुत लोग भारत रुकते हैं और वो बोलते हैं कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर जो जितना भी टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए काम करे तो 1-2 साल के अंदर में भारत सुपर पावर हो जाएगा। तो ऐसा है कि भारत एक ग्लोबल प्रोवाइडर है। नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट जो है भारत प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें भी की, वेस्ट ने काफी चीजें की है। देखो, वेस्ट अगर बात करें, यूरोप और अमेरिका, वो भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका ने स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे कमाल का काम किया है, जिसकी वजह से अमेरिका आज डेवलप हुआ है। जिसने फिजिक्स पे काम कर लिया वो डेवलप होगा ही होगा। फिजिक्स की वजह से ही इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, और चाइना ने भी यही किया। लेकिन आप ये सोचो कि ये जो इकोनॉमीज है ना, जो वेस्ट है, वो भारत को आगे बढ़ने नहीं देता है। अब जैसे भारत के टैलेंट को वो खरीद के ले जाता है, ये बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक, गूगल, ये सब भारत के टैलेंट को खरीद लेती है ताकि वो हमारे लिए काम करे। हमारे ऊपर सैंक्शंस भी काफी लगाए गए हैं ताकि इंडियन इंडस्ट्री को एक्सेस ना मिल सके। और ये ऐसा लगता है, देखिए, डब्ल्यूटीओ का जो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे अमेरिका ने कोई दवाई बनाई तो कोई दूसरा देश अगर उसको बना रहा है वैसे ही, वो चलेगा नहीं, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारत के साथ ये किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने शानदार काम किया। ये सैंक्शंस लगे हैं, मत दो टेक्नोलॉजी, हम अपनी बना लेंगे। तो ये इंडियंस ने करके दिखाया है। इन सबके बावजूद इंडिया का स्पेस और फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अब ये डिक्रीज हुआ है। पहले हमारा ग्राफ बहुत अजीब है कि ऐसे गया है, मतलब पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। 1950 के बाद से ये डिक्रीज होता जा रहा है। 1950 जब भारत को आजादी मिली तो पूरी दुनिया भर ने भारत को एक नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरह देखा। लेकिन दोस्तों, हम उतना ज्यादा डेवलप कर ही नहीं पाए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और स्पेस सेक्टर डेवलप हुआ, क्योंकि दोस्तों उसमें इतना ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। यहां पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो आपको पता ही ना कि भारत इंटेलेक्चुअल हब था। एक समय पे दुनिया भर के स्टूडेंट भारत में पढ़ते थे। भारत में, एंशिएंट इंडिया में महान यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज थी। यूनिवर्सिटी का गढ़ था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही है, फेमस है कि वो लाइब्रेरी 1 लाख से ज्यादा किताबें थी। और जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जली थी। आप समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा नॉलेज है भारत के पास, इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार रहा है भारत ने ही तो दुनिया को सब कुछ दिया। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो एजुकेशन स्तर है वो बहुत ही निचले स्तर पे चला गया है। पहले एशिया से, साउथ एशिया से और बाहर से भी भारत में लोग पढ़ने आते थे, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, भारत की एक्सपर्टीज, FAO, यूनिडो, IRRI, हर जगह भारत को बुलाया जाता था, अभी भी बुलाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। विदाउट इंडिया ये सब अधूरा है। इनफैक्ट जो साउथ कोरिया के गवर्नमेंट है, वो भी अपने इकोनॉमिस्ट को इंडियन प्लानिंग कमीशन में भेजती थी 1960 में, ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके उनकी। लेकिन 1970 आते आते अब आप देखिए, कोरियंस ने भारत को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। हमने हमेशा यही किया है। देखिए, मैथ्स को और जो मेडिसिन का डेवलपमेंट अरब वर्ल्ड को दिया जाता है, लेकिन ये इतिहास रहा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि सब कुछ हमारे यहां से निकला। भारत, इंडियन यूनिवर्सिटीज से सब लोग पढ़ के जाते थे। आप बिल्कुल इसको वैसे ही जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब बाद में जाके मुझसे बहुत ज्यादा बेहतरीन करें। एक गुरु की यही चाहत होती है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा निकले। अरब ने भी यही किया। अब उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं रही होगी, बहुत अच्छी बात है कि वहां पे स्टूडेंट्स आए, भारत में उन्होंने ज्ञान लिया, और उसके बाद अरब में उन्होंने इन्वेंशंस किए। और सेम चीज यही हुई कि हमने लोगों को ट्रेनिंग दी, और उसके बाद जब लोग वापस गए, अब जैसे कोरिया के इकोनॉमिस्ट को हमने ट्रेनिंग दी, और जब वो वापस गए तो उन्होंने साउथ कोरिया को बहुत जबरदस्त बना दिया। आज आप देखेंगे तो साउथ कोरिया की जो गाड़ियां हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रहे हैं, साउथ कोरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। भारत का जो डेयरी और लाइव स्टॉक है उसमें भी बहुत काफी लोगों को इंटरेस्ट है। भैया, RCEP से हम इसीलिए तो बाहर हुए, डेयरी मार्केट को बचाने के लिए। इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम ये देखते हैं कि जिस तरीके की हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अभी,
भले ही एजुकेशन कैसा भी हो, लेकिन हम टैलेंटेड बहुत, हम खुद से ही पढ़ के महान बन जाते हैं, ये तो आप सही मानेंगे। तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमाल की है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक इंडियंस को खड़ा करें और एक अमेरिकन को खड़ा करें, सेम नॉलेज अमेरिका अगर आपके लिए काम करेगा वो बहुत ज्यादा पैसे लेगा, लेकिन इंडियंस उसको कम पैसे पे करेंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर इतना कुछ है तो हम अभी तक क्यों डेवलप नहीं कर पाए हैं? दोस्तों इसके बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल रहा है। देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पॉलिटिक्स को क्यों, एक बात आप जान लीजिए, पॉलिटिक्स में आना है, अरे तो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा है। हर इंटेलेक्चुअल का ये धर्म है कि वो पॉलिटिक्स में है। ये अजीब बात है लेकिन ये सच है। पॉलिटिक्स यूपीएससी में बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एरिया को ठीक है रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप पॉलिटिकल कंट्रोल के ही अंदर रहोगे। तो पॉलिटिक्स से ही लीडर्स जो है ना वो देश को रिफॉर्म करते हैं, और जिस देश की लीडरशिप बहुत बेहतरीन होगी वो कमाल। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना बहुत जरूरी है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। पॉलिटिक्स अगर सही, आप देखिए ना जिस स्टेट में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, जैसे यूपी बिहार, वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, यही सच है। और जहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जैसे साउथ में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही नहीं, अब वो देखिए कितना डेवलप्ड है, इनफैक्ट गुजरात भी। बाकी अगर बात करें कि क्या सारी फील्ड्स में इंडियन एक्सपर्टीज बहुत बढ़िया है, नहीं। रेलवेज बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत का रेलवे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हम काफी लैग करते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज राइट्स को 1974 में इंदिरा गांधी ने स्टैब्लिश किया था, लेकिन उसके बावजूद रेलवे ने बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल नहीं है। अब रेलवे भी बहुत कमाल का काम कर रहा है, कोचेस बना रहा है, एलएचबी कोचेस बना रहा है। अगर आप स्पेस, फार्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ दे तो बाकी सेक्टर्स में भारत बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है, वो पीछे रह गया है। इसका रीजन एक तो ये है कि इंडियन टैलेंट जो है वो 1970s में शुरू हुआ और उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। अभी और ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं रहा। दूसरी चीज, चाइना जो है वो एक बहुत बड़े कंपटीटर के रूप में उभरा। भाई 1970s में भी डेन जियाओपिंग ने सबको, जितने भी साइंटिस्ट है उसको बनाना शुरू कर दिया। तो भारत ने आईटी में तो लीड बना रखी है, लेकिन चाइना ने भी फार्म, रेलवेज और बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें गजब का डेवलपमेंट दिखाया। सबसे बड़ा सेटबैक क्या रहा? हायर एजुकेशन। प्रॉब्लम यही रही है हमारे यहां, अभी भी है, हायर एजुकेशन नहीं मिलती है। आप देखिए इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, एमबीए कॉलेजेस खुल गए हैं, टीचर्स है नहीं, कॉलेज खुलते जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता यार। ओवरसीज स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, हमारा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में टॉप 100 में भी हम जगह नहीं बना पाते। तो आप देख सकते हैं कि एक समय पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हमारे पढ़ने आते थे, लेकिन अब हम क्वालिटी एजुकेशन दे ही नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें ओवरसीज एजुकेशन जो है, ओवरसीज स्टूडेंट जो है, उनका आंकड़ा घटता जा रहा है आने का। एक समय पे इनफैक्ट आजादी के बाद भी साउथ एशियन स्टूडेंट जो है, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से 1960s 70s में बहुत आते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन तो वैसे ही मिलेगी, बढ़िया है, टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके का सोशल एनवायरनमेंट यहां पे ऑफर किया जाता था, जैसे पहले हम कॉस्मोपॉलिटन थे, हर किसी को जो भी आए उसको एनवायरनमेंट कमाल का मिलता था, एक कॉस्मोपॉलिटन थे, सब हर किसी को साथ में लेके चलना। लेकिन अब वो भाव नहीं रह गया है। नैरो माइंडेड आइडियोलॉजी जो है उसकी वजह से इंडियन कैंपस छोटे होते जा रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजीज में। कोई लेफ्ट कैंपस, अब जैसे कोई कॉलेज में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी चलती है तो वहां पे लेफ्टिस्ट, अब भैया राइटिस्ट आ गए तो गए काम से, कहीं राइटिस्ट से चलती है तो लेफ्टिस्ट आ गए तो गए काम से। तो इस तरीके की आइडियोलॉजीज ने सकरा कर दिया है, तो इसीलिए ओवरसीज स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। स्पेस और फार्मा जो है वो हमेशा से अलग रहा है, और इसरो और बाकी हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने काम किया वो शानदार रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, जिसको नॉलेज डिप्लोमेसी हम बोल रहे हैं, वो कमाल की है। और उसको अभी भी हम ये देख सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं, कुछ नहीं डेवलप्ड है, लेकिन अगर पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट और ज्यादा मिल जाए तो भारत विल लीड। ये लेक्चर था दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।